अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आपको नॉवल मेरा सितमगर कैसा लग रहा है? अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं, लेकिन प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। अब इस क्या होता जा रहा है तुम्हें गनवा? शादी से पहले भी तो मैं उसे करता था ड्रॉप, तो अब क्या हो गया है? और इसकी गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए मैं उसे छोड़ने इसके घर चला गया। इतनी जरा सी बात को इतना मसला बना रही हो तुम। हाँ बिल्कुल, इतनी सी ही बात है ना, तो इतनी सी ही बात रहेगी। अब से खबरदार जो मुझसे बात करने की कोशिश की। वो पाँव पटकती किचन में चली गई, जबकि पास बैठी पॉपकॉर्न खाती अम्मा जो उन टॉम एंड जेरी की लड़ाई को एंजॉय कर रही थी बदमजा हो गई। देखिए ना, आप जरा सी बात पर नाराज होकर चली गई। उसने अम्मा के पास बैठते हुए कहा, हाँ तो क्या जरूरत थी हीरो बनने की? खबरदार जो मेरी बहू के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा, अब जाओ उसे मना। फौरन अम्मा ने कहा। वो भी कान खुजाता किचन में चला गया, जहां वो बड़े ही मसरूफ अंदाज में यानी कि गुस्से में हंडिया में चमचा हिला रही थी। रेस ने थोड़ा सा झांक कर बाहर की तरफ देखा। अम्मा अपनी तस्वीर में मसरूफ हो चुकी थी। रेस फौरन आगे बढ़ा और गन्वा को अपनी बाहों में ले लिया। मैं कहती हूँ छोड़ दे मुझे, नहीं तो उसने अपने हाथ में छुरी लेते हुए उसे डराया। हम तो पहले ही मरते हैं तुम पर, यह हथियार किसी काम का नहीं है। रेस ने उसके हाथ से छुरी लेते हुए वापस रख दी और उसके कान की लोर चुमता बोला। गन्वा ने घूर कर उसे देखा, मगर वो अपने काम में मसरूफ रहा। फिर उसके बालों को एक साइड करता उसके गर्दन पर अपने लब रख लिया। गन्वा बेबसी हो गई। रेस मैं आखिरी बार कह रही हूँ, आप अपने इन बेचारियों को कहें कि अपना इंतजाम करें। मेरा शोहर कोई ड्राइवर नहीं है, उसने रूठे अंदाज में कहा। मैं कल ऑफिस जाते ही सबके सामने ऐलान कर दूंगा कि मेरी बीवी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि मैं किसी का ड्राइवर बनूं। रेस उसके बालों में मुंह छुपाता बेखुद सा बोला और उसे मजीद अपने करीब करते हुए कहा, अच्छा सुनो, खाना खाने के बाद कहीं बाहर चले? नहीं, अम्मा घर पर अकेली हो जाएंगी, वो हमारे साथ नहीं आ सकती ना। गनवा ने अम्मा का सोचते हुए कहा, या तुम सास बहू की जोड़ी ने आज तक के सारे रिकॉर्ड खराब कर दिए। मैंने तो सोचा था रोज तुम दोनों की लड़ाई होंगी और मैं एंजॉय करूंगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। तुम मुझसे लड़ती हो और अम्मा साथ भी तुम्हारा देती है। रेस ने मुंह बनाते हुए कहा तो गनवा मुस्कुराने लगी। हम इतनी देर के लिए नहीं जा रहे हो, वैसे भी अम्मा अकेले रहती है, आई हैं, कोई मसला नहीं होगा, मैं उनसे पूछ लेता हूँ। रेज उसका माथा चुमकर बाहर चला गया। उसके कहे के मुताबिक अम्मा को कोई एतराज नहीं था। अम्मा ने उन्हें जाने की इजाजत दे दी थी। आराध्या ने दरवाजा खोला तो सामने सुफियान मलिक को देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने जल्दी से दरवाजा फिर से बंद करना चाहा, लेकिन इससे पहले ही सुफियान बोल पड़ा, रुके भाभी, आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ किसी गलत नीयत से नहीं आया। मैं बस हमजा को ये बताने आया हूँ कि पुलिस वालों को एक लाश मिली है जिसकी शिनाख्त सलमान के नाम से की गई है। मैं हमजा को कब से फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं वो फोन क्यों नहीं उठा रहा। सुफियान ने जल्दी से अपने आने की वजह बताई। हमजा जो मिशी को उठाए हुए था उसे दरवाजे पर खड़ा देखकर उसकी तरफ आ गया। अरे सुफियान, अंदर आ जाओ, उसने सुफियान को देखकर कहा तो आराध्या ने भी रास्ता दे दिया, लेकिन इससे डर था न जाने वो हमजा को क्या बताए उसके बारे में। सुफियान ऐसे पुलिस वालों को खबर दी तो हमजा ठीक ठाक परेशान हो गया। तुम्हें क्या लगता है सुफियान, अगर सच में सलमान मर चुका है तो ये तो बहुत बुरी खबर है, हमजा ने सुफियान का ख्याल करते हुए कहा। क्योंकि सलमान जैसा भी था, सुफियान का बाप था, लेकिन उसके चेहरे से कोई भी दुख जाहिर नहीं हो रहा था। तुम्हें क्या लगता है हमजा, सलमान इतना कच्चा इंसान है? ये सब उसकी प्लानिंग है, सिर्फ हमें ध्यान से हटाने के लिए। वो इसलिए तो मंजर से हटकर ये झूठी खबरें फैला रहा है। बहुत जल्द वो सामने आएगा और देखना हमारे लिए कोई न कोई मुसीबत लाएगा। सुफियान ने उसे खबरदार किया, तभी आराध्या चले आई। सुफियान ने उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। वो हमजा को नहीं बताना चाहता था कि वो आराध्या को जानता है। वो इस मुलाकात को सिर्फ इत्तफाक का नाम देना चाहता था, इस बात से बेखबर कि हमजा भी आराध्या के माजी के बारे में सब जानता है। थोड़ी देर बातों के बाद सुफियान वापस चला गया तो हमजा अपने कमरे में आ गया। आपने मुझसे वादा किया था हमजा, उसने कमरे में आते ही उसे अपना वादा याद दिलाया, जिस पर हमजा बेसाख्ता मुस्कुराया, उठकर खड़ा हो गया। मैं जल्दी से चेंज करके आता हूँ, फिर चलते हैं। उसने आज आराध्या से वादा किया था कि वो उसे अबान से मिलाने के लिए ले जाएगा, जिसके लिए वो सुबह से ही अपनी तैयारी मुकम्मल किए बैठी थी। शाह भी ऑफिस से आकर बैठा था। जब उसने अबान का पूछा तो पता चला कि वो अभी तक अपने चूचू में मसरूफ है। उसके टीचर आए थे, पढ़ाई कैसी जा रही है? उसने राहत बाबा से पूछा। जी साहब जी आए थे एक टीचर, तो उन पर बड़ा गुस्सा कर रहा था। राहत लाला ने बताया, ठीक है उसे कह दो कल से आने की जरूरत नहीं और एक नए टीचर का इंतजाम करो और उस पुराने टीचर को कल मेरे ऑफिस भेजो, मैं उसका हिसाब लेता हूँ। ये कहते हुए गुस्से से उठ खड़ा हुआ। मैं कमरे में जा रहा हूँ चेंज करने, अबान को ऊपर भेजो, बस इतना कहकर वो अपने कमरे में चला आया। वो जैसे ही वॉशरूम से नहाकर निकला, अबान सामने बैठी उसका इंतजार कर रही थी। तुम्हारा टीचर तो मैं
डांट क्यों रहा था, ठीक से पढ़ाई नहीं कर रही हो तुम? वो उसके करीब आकर बैठकर पूछने लगा। वो सर खालिद बहुत सख्त हैं, वो बहुत डांटते हैं, छोटी छोटी गलतियों पर डांटना शुरू कर देते हैं। अबान ने मुंह बनाकर कहा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, कल से नया टीचर आएगा, कोई नहीं डांटेगा तुम्हें। उसने प्यार से उसके गाल छूते हुए कहा। वो अपने बालों को एक झटका देकर अबान का चेहरा गीला कर दिया। अबान ने घूर कर उसे देखा। मजाक था यार, फ्रेंड्स में तो ये अलाउड है ना? शाह ने शरारत से कहा। ये मजाक था, अबान ने पूछा। हाँ, शाह ने मुस्कुरा कर कहा। आप इसे मजाक कहते हैं? अबान मुस्कुराते हुए फिर पूछा। हाँ, शाह ने उसे मुस्कुराते चेहरे को मोहब्बत से देखा। इससे पहले कि शाह कुछ समझता, अबान ने साइड से पानी का जग उठाकर पूरा का पूरा उस पर उंडेल दिया और थोड़ी सी दूर जाके बोली, इसे असली मजाक करते हैं, ऐसे असली मजाक करते हैं। और इसके साथ ही बाई की तरफ दौड़ लगा दी। शाह बिना सोचे समझे उसके पीछे भागा। अबान भागते भागते नीचे आ गई। जब सामने से आराधे और हमजा को आते देखा, राधे आप ही, हमजा भाई बचाएं मुझे, बड़ा सा डायनासोर मेरे पीछे पड़ा है, जाओ तुम्हारी तो खैर नहीं, तुमने मुझ पर पानी गिराया। शाह उसके पीछे भागता बिल्कुल उनके करीब आया, जबकि वो हमजा के पीछे छुपी हुई थी। हमजा, ये मेरा शिकार, इसे मेरे हवाले करो। हमजा राधा की परवाह किए बगैर कहा। हाँ, इससे कुछ देर पहले ये मेरे शिकार हुए थे, खैर वो तो दिख भी रहा है, अबान ने उसे मजीद सुलगाते हुए कहा, जबकि हमजा और राधा उनकी ये नोकझोंक एंजॉय कर रहे थे। लेकिन हाय बुरी किस्मत, अबान का हाथ शाह के हाथ में आ ही गया। शाह ने एक सेकंड जाया के बगैर उसे अपने बाजू में उठाया और जाके स्विमिंग पूल में फेंक दिया। शाह ने उसे स्विमिंग पूल में फेंक तो दिया था, लेकिन ये जाने बगैर कि उसे तैरना नहीं आता, अबान थोड़ी देर में डूबने लगी थी और चिल्लाकर मदद के लिए पुकारने लगी। शाह को फौरन ही अपनी गलती का एहसास हो गया और जल्दी से स्विमिंग पूल में उतरा। पानी इतना गहरा नहीं था कि कोई डूब जाए, लेकिन ये वो अबान की जान को खतरे में नहीं डाल सकता था। उसने उसे अपने बाजू में उठाकर बाहर निकाला। उसे बाहर निकालने के बाद वो बेफिक्र हो गया, लेकिन उसकी बेफिक्री ज्यादा देर के लिए ना थी। अबान की सांस पूरे तरीके से फूल चुकी थी, उसके हाथ पैर कांप रहे थे, जबकि जिस्म पूरा ठंडा पड़ चुका था। अबान, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? उसे यकीन था कि वो पानी में नहीं डूबेगी, क्योंकि वो सिर्फ 4 फुट का स्विमिंग पूल था, लेकिन फिर भी अबान की खराब होती हालत देखकर सब बुरी तरह घबरा गए। अबान की जल्दी सांसें रुकने लगी। अबान ने सीने पर हाथ रखा, उसकी सांस अटकने लगी थी। उसकी हालत देखकर शाह के हाथ पैर फूलने लगे, जबकि राधा ने उसकी हालत देखकर फौरन ही कह दिया। डॉक्टर ने उसका दिल कमजोर बताया था। डॉक्टर की बात को याद करते हुए शाह फौरन उसे उठाकर अस्पताल की तरफ भागा। बॉस इसे अपने ऑफिस में बुलाया है, तो वो फौरन ही उठा चला गया, क्योंकि वो भी अपना काम समेट कर फारिग हुआ था। इजाजत मांगकर वो अंदर आया। मुबारक हो रेस, तुम हमेशा ही हमारी कंपनी का नाम बुलंद करते आए हो। तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है, तुम्हारा यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई। बॉस ने मुस्कुराते उसे खुशखबरी सुनाई। सर, आप ये क्या कहना चाहते हैं? मैं कराची जा रहा हूँ, रेज ने परेशान होकर कहा। हाँ, तुम्हारा ट्रांसफर कराची हो रहा है, बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ाई जा रही है। आई एम सॉरी सर, पर अब ये मुमकिन नहीं है, मेरी माँ बीमार है, उन्हें अपनी बीवी को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। पहले बात और थी, कम से कम मेरी माँ ठीक थी, अपने पैरों पर चल सकती थी, आगे पीछे जा सकती थी, लेकिन अब वो बीमार है बहुत। आई एम सॉरी, आप किसी और को भेजें, रेस ने उदास लहजे में कहा। लेकिन रेस, ये तुम्हारी ख्वाहिश थी, तुम्हें अपनी माँ और बीबी की टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी तुम्हें एक फ्लैट दे रही है। हाँ, तुम्हें वहां परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे लिए एक गोल्डन चांस है, तुम इसे गंवा नहीं सकते। बॉस ने उसे समझाते हुए कहा। सर, मैं आपको सोचकर जवाब देता हूँ, रेस ने कुछ सोचते हुए कहा, तो बॉस ने भी हाँ में सर हिला दिया। अगर फ्लाइट मिल रही है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर फ्लैट मिल रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें जाना चाहिए। अहद ने कहा। दिमाग खराब हो गया है क्या? यहाँ मेरा अपना घर है, और अगर मेरा अपना घर है तो क्यों फ्लैट्स में रहूंगा? तुम्हें पता है मैंने अपना घर लेने के लिए कितनी मेहनत की है, और अब ये घर छोड़कर चला जाऊं, माना कि छोटा है, लेकिन है तो मेरा अपना ना। रेस, तुम ये मकान बेच भी तो सकते हो, दोस्त से मशवरा दिया। नहीं अहद, मेरी माँ ने कितनी मेहनत से इस घर को संवारा है, मैं इसे छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन ये गोल्डन चांस मिस भी नहीं कर सकता। रेस अब भी परेशान था। रेस, मेरे ख्याल में तुम्हें इस बारे में अपनी माँ और बीवी से बात करनी चाहिए, वो तुम्हें बेहतर मशवरा देंगे, आखिर जिंदगी तुम लोगों ने गुजारनी है, तुम लोग बेहतर जानते हो। आहन ने उसे उसके हाल पर छोड़ देते हुए कहा। रेस भी सर हिलाकर अपने घर की तरफ चल दिया। उसे यकीन था अगर उसकी माँ इस चीज के लिए मान भी गई तो गन्वा अपना शहर छोड़कर जाने के लिए कभी नहीं मानेगी, और वो भी इन हालात में जब उसके बाप का कुछ अता पता नहीं। आज फिर वो एक बार फिर से निगाह के कोठे पर आया था। एक बार फिर से उसके पैरों में गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा, क्योंकि उसका आखिरी सहारा यही थी। उसने उसे बहुत समझाना चाहा, लेकिन वो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो ना माना। हर रोज आता घंटों उससे माफी मांगता रहता। अगर मैं तुम्हें माफ कर भी दूं तो फिर भी तुमने कत्ल किया है, क्या उसकी कोई माफी है? क्या तुम आमना के मुजरिम नहीं हो लाला? क्या आमना तुम्हें माफ करेगी? तुमने सिर्फ जिना नहीं किया, तुमने कत्ल किया है, तुम कातिल हो। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन क्या तुम आमना के गुनाहगार नहीं हो?
बोलो अब चुप क्यों हो? वो उसे घूरते हुए बोली, हाँ हूँ, मैं उसका गुनहगार हूँ और उस गुनाह का भी अजाला करूंगा। मैं थाने जाकर अपना जुर्म कबूल करूंगा, लेकिन इससे पहले मुझे शाह को एक और बात बतानी है। मगर शाह मुझसे नहीं मिलना चाहता। मैंने बहुत कोशिश की, उसके ऑफिस में भी किया, लेकिन वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। क्या बताना चाहते हो तुम? शाह को निगाह ने पूछा। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि उसकी एक बहन है जो न जाने कहाँ है। शामिर शाह की दूसरी बीवी इफ़त से एक बेटी थी, लेकिन शामिर के खुदकुशी करने के बाद न जाने वो लोग कहाँ चले गए। उनकी आज तक कोई खबर नहीं। मैं यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है शाह उसे तलाश करना चाहे लाला ने बताया। तुमने ये बात उसे पहले क्यों नहीं बताई? लाला न जाने इफ़त और शाह की बहन का क्या हाल किया होगा, न जाने उसकी माँ और बहन कहाँ होगी। लेकिन शामिर ने खुदकुशी क्यों नहीं की? निगाह बेगम खुद में उलझी उससे पूछने लगी। मैं सब कुछ तो नहीं जानता, लेकिन मेरा एक दोस्त ने मुझे बताया था जो वहाँ मेरे साथ काम करता था, जिसका काफी वक्त तक मेरे साथ राब्ता रहा। मुझे बस ये पता है कि शामिर को पता चल चुका था कि आमना और शाह का कत्ल उसके बाप अकबर साई ने करवाया। शामिर ने अपने बेटे और बीवी की मौत का बदला लेते हुए अपने बाप को कत्ल कर दिया और उसके बाद खुदकुशी कर ली। लेकिन उसके कुछ वक्त बाद ही इफ़त और उसकी बेटी गायब हो गई। वो कहाँ गई ये बात कोई नहीं जानता। लेकिन फिर खबर आई थी कि इफ़त ने दूसरी शादी कर ली और शामिर शाह की बेटी भी दूसरे शौहर के साथ ही उनके घर में रहती है। लाला ने उसे सारी हकीकत बता दी। निकाह जानती थी चाहे जो भी हो जाए शाह कभी भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा, इसलिए उसने शाह से मिलने का फैसला किया। उस दिन हाल में भी वहां से नहीं मिल पाई, बस दूर से उसे देखकर वापस आ गई। लेकिन अब उसने फैसला किया था कि उसे शाह से मिलना होगा, क्योंकि शाह को पता होना चाहिए कि उसकी सौतेली माँ इफ़त और उसकी बेटी अब कहाँ है। क्योंकि लाला ने उसे बताया था कि जो कुछ भी हो इसमें शामिर की कोई गलती नहीं थी। शामिर शाह इफ़त से दूसरी शादी के लिए खुश नहीं था, न ही वो उसके करीब किया और न ही उसे अपनी बीवी होने का हक सौंपा। लेकिन इफ़त ने ही अपना सब कुछ मान लिया था उसे। वो बचपन से उसके नाम पर बैठी थी और बचपन से ही उसके ख्वाब सजाए थे। लेकिन आमना से मोहब्बत में शामिर अपने बचपन की मंगेतर को भूल गया था। वो आमना की मोहब्बत में कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन ये उसके बाप की जिद थी कि उसकी बीवी एक खानदानी लड़की बनेगी। उनके खानदान का रवाज था कि लड़की की शादी उसके बचपन के मंगेतर के साथ ही होगी, और ऐसा ही हुआ। इफ़त की उम्र 29 साल हो चुकी थी, लेकिन उसके बाप ने उसकी शादी ना कि अच्छे से अच्छा रिश्ता ठुकरा दिया और फिर उसे शामिर के साथ ही उसकी शादी की। शामिर इस रिश्ते को कबूल नहीं करना चाहता था, लेकिन इफ़त की दिलजोई और तवज्जो से उसे अपनी तरफ राग़िब कर ही दिया। वो ना तो इतनी चालाक औरत थी और ना ही उसके बाप की तरह साजिशें रचाने वाली। वो एक सीधी सादी सी लड़की थी जिसने बचपन से ही अपने दिल के सल्तनत पर शामिर को बिठाया था। शामिर को जल्दी ये बात का एहसास हो गया कि इफ़त न सिर्फ एक नेक लड़की है, बल्कि वो एक अच्छी बीवी भी साबित हो सकती है। शामिर ने उसे अपनी बीवी होने का दर्जा तो दे दिया, लेकिन वो आमना को नहीं भूल पाया। उसने इफ़त से ये भी कहा था कि वो चाहकर भी आमना की जगह किसी औरत को नहीं दे सकता। इफ़त तो उससे मोहब्बत करती थी, वो तो उसके पैरों में बैठने को भी तैयार थी। उसने शामिर से कभी भी आमना की जगह नहीं मांगी, बल्कि उसने अपनी जगह बना ली। शामिर शाह को बेटी की ख्वाहिश तो हमेशा से ही थी। उसने आमना से कहा था कि अगर उन्हें बेटी हुई तो उसका नाम रिमशा रखेंगे। शामिर उसकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए अपनी बेटी का नाम रिमशा रख दिया। लेकिन एक दिन उसने अपने बाप को अपने किसी खास दोस्त को किस्सा सुनाते हुए सुना जो उसका पोता न होने का अफसोस कर रहा था। उसने बताया कि किस तरह उसने आमना का कत्ल करवाया और उसी में उसका पोता भी कत्ल हो गया। शामिर को यह बात पता चली तो वो गुस्से से आग बगोला हो गया। गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने अपने बाप का कत्ल कर दिया, और उस कत्ल के वो पछता रहा था, क्योंकि उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था। इसी पछतावे में आकर उसने एक और गुनाह किया, उसने खुदकुशी कर ली और इफ़त और रिमशा को दुनिया की ठोकरों में छोड़ गया। बहुत जल्दी हवेली के मालिकों के रिश्तेदारों ने हवेली पर कब्जा जमा कर उन दोनों को वहां से निकाल दिया। कुछ साल तक तो इफ़त का बाप उसकी बेटी को संभालता रहा, लेकिन उसके इंतकाल के बाद उसके भाइयों ने उसकी शादी करवा दी और इफ़त की उदास और वीरान जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। डॉक्टर ने आकर बताया कि अबान को होश आ चुका है। डॉक्टर की ये बात सुनकर जैसे शाह की जान में जान आई थी। वो फौरन ही अबान के कमरे की तरफ भागा, जबकि अरादे और हमजा उसके पीछे जाना मुनासिब न समझा। अबान को इस तरह से लेटे देखकर शाह उसके करीब आकर बैठ गया। अबान, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था ये हो जाएगा, मैं तो सिर्फ एक मजाक कर रहा था। शाह बहुत शर्मिंदा था, उसका हाथ पकड़कर उससे माफी मांगने लगा। शाह को इस तरह से शर्मिंदा देखकर अबान को कुछ अजीब सा लगा। उसे कहाँ आदत थी शाह के इस तरह के लहजे की। कोई बात नहीं फ्रेंड, दोस्ती में तो ये चलता ही रहता है। अबान ने मुस्कुराते हुए अपनी दोनों आंखें जोर से बंद की और फिर खोली। अबान का आंख मारने का अंदाज निराला था, मगर ये बात शाह के अलावा कोई नहीं समझ सकता था कि शाह के प्रिंसेस को आंख मारना नहीं आता।
रेस को यकीन न था कि गन्वा इतनी आसानी से कराची जाने के लिए मान जाएगी। उसे ये सुनकर अजीब लगा कि वो शहर में मजीद नहीं रुकना चाहती जहाँ उसने अपना बचपन गुजारा है। गन्वा, ये तुम्हारा शहर है, तुमने सारी जिंदगी गुजारी है, तुम इतनी आसानी से ये जगह छोड़कर कैसे जा सकती हो, वो भी इन हालात में जब तुम्हारे बाबा को कुछ पता ही नहीं है। मुझे लगता है पहले हमें उनके बारे में पता करना चाहिए, लेकिन मैं ये चांस मिस भी नहीं कर सकता, इसलिए मैंने सोचा कि तुम और अम्मा यहीं रहो, मैं कराची जाऊंगा। जब तुम्हारे बाबा का पता चल जाएगा तो तुम लोग मेरे पास आ जाना वहीं, लेकिन तुम लोग अकेले यहाँ कैसे रहोगे, इस बात को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने कुछ दोस्तों को तुम्हारे बाबा को ढूंढने का कहता हूँ और तुम लोग मेरे साथ ही चलो, तुम लोगों को यहाँ अकेला छोड़ नहीं सकता मैं। रेस परेशानी से मुकम्मल घिरा हुआ था। नहीं रेस, मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती और बाबर उस इंसान को मेरा बाप कहकर मुझे मजीद हैसियत में मुब्तला न करे, गन्वा ने उदासी से कहा। लेकिन रेस को गन्वा की ये बात बिल्कुल भी अच्छी ना लगी। क्यों ना कहूँ मैं उससे तुम्हारा बाप, क्योंकि उसने तुम्हें पाला है। अगर वो शख्स तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जाता गन्वा तो उसी मकान में मर जाती अकेली तुम। रेस को गुस्सा आया। मर जाती तो बेहतर था, कम से कम इस अजियत से तुम्हारी जान छूट जाती। गन्वा उसी के अंदाज में बोली, कौन सी अजियत गन्वा? अगर मैं तुम्हें यह सच्चाई न बताता कि वो शख्स तुम्हारा बाप नहीं है तो वो शख्स तुम्हारे लिए फरिश्ता सिर्फ ही रहता। बेशक उसने बहुत बड़ा गुनाह किया, लेकिन ये मत भूलो उसने तुम्हारी अच्छी परवरिश करके तुम्हें एक बाप होने के हक देकर उसने साबित किया था कि वो अपने गुनाह की तौबा कर चुका है। उसने अपने गुनाह का अजाला तुम्हारी सूरत में किया था। तुम कैसे उस शख्स के बारे में इस तरह से कह सकती हो, कल के जिसके खिलाफ तुम एक लफ्ज नहीं सुन सकती थी? बताओ, क्या तुम्हें 20 साल में एक पल के लिए भी एहसास हुआ कि वो शख्स तुम्हारा बाप नहीं है? आज तुम्हें उस शख्स को अपना बाप कहते हुए नफरत महसूस हो रही है, तुम्हें वो शख्स गुनाहगार लग रहा है, लेकिन कल तुम ही उसकी सबसे बड़ी खैरख्वाह थी। कल वो तुम्हारा बाप था, वो हकीकत जानने के बाद वो तुम्हारा बाप नहीं रहा। नहीं गन्वा, उस शख्स ने बाप ना होते हुए भी बाप का हक अदा किया है। हाँ, उसने गलती की थी जिसकी सजा उसे अबान की सूरत में मिल रही है। माना कि उस शख्स ने तुम्हारी माँ के साथ गलत किया, तुम्हारी आने को तकलीफ थी, शाह को तकलीफ थी, लेकिन तुम्हारी अच्छी परवरिश करके उसने अपने गुनाहों का अजाला किया है। मानो या न मानो, रेस उसे 4 बातें सुनाकर कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन ये भी सच है कि रेस एक भी बात गलत नहीं थी। उसका बाप 20 सालों से पछता रहा था, सजदे में रोया था। वो हमेशा से सोचती आई थी कि उसका बाप आखिर खुदा के सामने किस गुनाह की माफी मांगता है, और जब उसे जवाब मिला तो उसी बाप से उसे नफरत होने लगी। सही कहता था रेस, अगर वो उसे अपने साथ नहीं लेकर जाता तो शायद वहीं रोते तड़पते वो मर जाती। ये सोचते आंसू बहाते हुए न जाने गन्वा की कब आंख लग गई। जब आंख खुली तो रेस करीब बैठा उसे ही देख रहा था। गन्वा फौरन उठकर बैठ गई। आई एम सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया, रेस ने कहा। गन्वा ने बिना कुछ बोले अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। सॉरी, गलत बात की होती है रेस, और गलत मैं थी, आपने। कब जाना है? गन्वा ने पूछा। 2 दिन में ट्रांसफर लेना है यहाँ से, तुम अगर चाहो तो एक बार अपने घर चल सकती हो। रेस ने उसे ऑफर की और हाथ उसके सामने फैलाया। अभी चले? गन्वा ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्योंकि इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। हाँ, अभी चलते हैं, इसी बहाने लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी, वैसे भी अम्मा तो सो चुकी हैं। रेस ने आइडिया दिया जिस पर गन्वा खिल उठी। लेकिन हम जल्दी वापस आ जाएंगे, उसने अम्मा के ख्याल से कहा तो रेस मुस्कुरा दिया। तुम मेरी बीवी कम अम्मा की बहुत ज्यादा लगती हो, रेस ने जेलस होकर कहा, मगर उसकी बात सुनकर गन्वा खिलखिला कर हंसी। हाय, अबान कितनी खुश होगी ना कि मैं वहाँ कराची आ रही हूँ, मैं रोज उससे मिलूंगी, मैं पहले आपको बता रही हूँ, गन्वा ने उंगली दिखाते हुए कहा। और कोई हुक्म? रेस ने उसकी उंगली को अपने लबों से छुआ। नहीं, बस इतना ही, गन्वा शर्मा कर बाहर निकल गई, जबकि रेस मुस्कुराता हुआ उसके पीछे चला दिया। आधी रात के वक्त वो हवेली के पिछली तरफ से तकरीबन आधे घंटे की मेहनत के बाद दीवार पर चढ़ने में कामयाब हुआ। दीवार से कूदते हुए उसके बाजू पर अच्छी खासी खराश पड़ गई थी, लेकिन इस वक्त अगर उसके किसी की परवाह थी तो सिर्फ अपनी बेटी अबान की, जो आज ही अस्पताल से वापस आई थी। आखिर बेटी को क्या हुआ था कि शाह उसे अस्पताल ले गया? हवेली में मुकम्मल खामोशी थी, यहाँ पर कोई नहीं था। अगर इस वक्त यहाँ कोई देख लेता तो शाह उसका क्या हाल करता, ये बस वही समझ सकता था। उसने हर तरफ अबान का कमरा ढूंढने की कोशिश की, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी हवेली में आखिर वो अबान को कैसे ढूंढे। आहिस्ता आहिस्ता वो हर कमरे में देखने लगा। फिर एक कमरे में उसे अबान की खिलखिलाती हुई हंसी सुनाई दी। वो फौरन उस कमरे की तरफ बढ़ा। उसके चलने से आवाज पैदा न हो इसलिए उसने अपने जूते भी उतार दिए। वो उस कमरे की तरफ आया जिसका दरवाजा आधा खुला था। अबान बेड पर बैठी दवाई न खाने की जिद कर रही थी, जबकि शाह उसकी मिन्नतें करने में मसरूफ था। आप खुद पिए तो आपको पता चलेगा ना ये कितनी कड़वी होती है। अबान मुंह के डिजाइन बनाती शाह को नखरे दिखा रही थी। देखो अबान, अब तो मुझे सख्ती करने पर मजबूर कर रही हो। शाह के अल्फाज सुनकर लाला का दिल जोर से धड़का था। न जाने वो अब अबान के साथ कैसा सलूक करे।
क्यों क्यों सख्ती करेंगे आप मुझ पर? जब आप बीमार हुए थे तो मैंने आपको कितने प्यार से खिलाया था। अबान ने फौरन से अपना एहसान याद करवाया। अबान मेरी जान, मैं भी तो कब से प्यार से खिलाने की कोशिश कर रहा हूँ यार, प्लीज खा लो, ये तुम्हारे लिए जरूरी है। शाह एक बार फिर से मिन्नतें करने लगा। ठीक है, लेकिन इसके बाद फौरन आप मुझे वो वाली चॉकलेट देंगे जो आपने सुबह रास्ते में ली थी। अबान की नजर कब से उसकी चॉकलेट के पैकेट पर थी। ओ ना, तुम्हें शाह ने मुंह बनाते हुए कहा जैसे सच में उसके लिए ना ली हो। सुबह अबान के फोन पर गन्ना की कॉल आ रही थी जो राधिया ने रिसीव किया। राधिया ने उसे बताया कि अबान की तबीयत कुछ खराब है, जिसके बाद उन्होंने उसे बताया था कि अबान दवाइयां इस तरीके से खाती है, यानी कि उसे दवाई के बाद एक चॉकलेट चाहिए वरना उसे कोई भी दवाई नहीं खिला सकता। जबकि इससे पहले शाह एक बार कराची में सख्ती से जबरदस्ती दवाई खिला चुका था, लेकिन अब हालात कुछ और थे। या यूं कहना बेहतर होगा कि अब शाह ने अबान को सर चढ़ा लिया था। ठीक है, अगर वो मेरे लिए नहीं है तो मैं दवाई नहीं खा सकती। अब आप मुझे तंग मत करें, मुझे सोना है, सुबह मेरे टीचर्स आएंगे। अबान ने मजीद नखरे दिखाते हुए कंबल अपने ऊपर किया। अबान, है तो ये बहुत गलत बात, कहने किसी और की चीज तुम्हें दे दूं, लेकिन तुम्हें दवाई देना भी तो बहुत जरूरी है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि वो चॉकलेट तुम खा लेना दवा लेने के बाद, शाह ने एहसान करते हुए कहा। जबकि उसके लहजे की परवाह किए बगैर अबान ने हाथ बढ़ाकर साइड दराज खोली और उसमें से चॉकलेट का पैकेट निकाल लिया। अब से ये सारा मेरा है, आपने इसके लिए और लेना है, उसके लिए और लेना है। अबान ने पैकेट खोलते हुए कहा। अबान, मैंने कहा था पहले तुम मेडिसिन लोगी फिर ये चॉकलेट खाओगी। शाह ने याद दिलाया, जिस पर अबान का मुंह एक बार से फिर बन गया। लाइन थे मेरी जान के दुश्मन हिटलर, बल्कि नहीं, हिटलर के भी हिटलर। अबान ने तेज से बोलते उसके हाथ से दवाई ली और नाक को अपनी उंगलियों से जोर से बंद किया और एक ही सांस में दवाई कटक गई। आई, कितनी गंदी है। अबान ने सर जोर जोर से हिलाया जैसे वाइब्रेट हो रहा हो और चॉकलेट का पीस अपने मुंह में रख लिया, जबकि शाह मिशन कामयाब होने की खुशी में सुकून से सांस ले रहा था। थैंक यू साली साहिबा। अबान, तुम कुछ दिन अब रेस्ट करो, अपने दिमाग पर बिल्कुल भी जोर डालने की जरूरत नहीं है, बेकार में टेंशन मत लेना। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम्हारे टीचर्स भी नहीं आएंगे, पढ़ाई करने की भी जरूरत नहीं है। शाह ने कहा। आप क्या चाहते हैं, मैं फेल हो जाऊं? अमान ने मुंह बनाकर कहा। नहीं प्रिंसेस, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि कुछ दिन रेस्ट करो। ठीक है, मैं कुछ दिन रेस्ट करूंगी, लेकिन अगर मैं फेल हो गई तो सारा इल्जाम आप पे आएगा, क्योंकि आप मुझे कह रहे हैं ना रेस्ट करने के लिए। अबान ने कहा। तुम फेल नहीं होगी जान, क्योंकि अब से मैं तुम्हें खुद पढ़ाया करूंगा। वो क्या है ना कि मैं अब तुम्हारा दोस्त हूँ और दोस्ती में एक दूसरे को पढ़ाना तो अलाउड होता ही है ना। शाह ने शरारत से उसकी अलाउड वाली बात पकड़ी। हाँ ये तो ठीक है, वैसे भी मेरे वो टीचर्स बहुत डांटते हैं, लेकिन दोस्ती में डांटना अलाउड नहीं होता, ये मैं आपको पहले बता देती हूँ। शाह ने जिंदगी में पहली बार ऐसी दोस्ती देखी थी जिसमें इतने सारे रोज थे जिन्हें फॉलो करना उसका फर्ज था। लाला न जाने कितनी ही देर दरवाजे पर खड़ा उन दोनों की बातें सुनता रहा। शाह उससे कितनी मोहब्बत से देख रहा था, उसका ख्याल रख रहा था, उसके हर बेतुके बेफजूल सवाल का जवाब मोहब्बत और तवज्जो से दे रहा था। जबकि उसकी बेटी उसके पास बैठे खिलखिला रही थी, हंस रही थी, वो अपनी जिंदगी में खुश थी। लाला उन्हीं कदमों से वापस चल दिया। वो यहाँ अबान से मिलने आया था, लेकिन आज वो जान चुका था जितनी मोहब्बत शाह उससे करता था शायद कोई नहीं कर सकता था। अपनी बेटी को खुश रहने की दुआएं देकर वापस चला गया। अब इसे एक बार शाह से मिलना था। उसने कल सुबह शाह के ऑफिस जाने का फैसला कर लिया था। नगीन ने आज शाह के घर जाने का फैसला किया था। उसने अपने आप को शाह का सामना करने के लिए तैयार कर लिया था। उसने एक नहीं बल्कि बहुत सारी जिंदगियां बचानी थी। एक कहानी के साथ न जाने कितनी कहानियां जुड़ी थी। उसे शाह को इफ़्फ़त की बेटी के बारे में बताना था। उसे बताना था कि शाह बिल्कुल बेगुनाह है, शाहमीर बिल्कुल बेगुनाह है। उसे लाला की बेकसूर बेटी की जान बचानी थी। न जाने शाह ने उसका क्या हाल किया होगा। वो सिर्फ एक बार अपनी बेटी से मिलना चाहती थी, उसे देखना चाहती थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे बता पाती कि वो उसकी माँ है, लेकिन वो एक बार अपनी निगाहों से उसे देखना चाहती थी। वो अभी तक तो उसे अरादे और हमजा से भी ठीक से माफी नहीं मांगी थी। वो अपने आप को सुफियान का भी गुनहगार समझती थी, जिसे उसने छोटी सी उम्र में न सिर्फ गलत राह पर लगाया बल्कि उसके बाप से नफरत करने पर मजबूर कर दिया। लाला, तुम मुझे बार बार तंग क्यों कर रहे हो, जबकि मैं तुम्हें कह चुका हूँ कि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता। आज तंग आकर शाह ने लाला को फोन उठा ही लिया। शाह, मैं तुम्हें बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ, बस एक बार मुझसे मिलो। मैं जानता हूँ ये बात हमारी जिंदगी के लिए बहुत अहमियत रखती है, बस एक बार मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के बारे में बताना चाहता हूँ। मुझे उस शख्स के बारे में कुछ नहीं सुनना और न ही उसकी जात से मेरा कोई ताल्लुक है। मेरा ताल्लुक उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन उसके पहलू में अपनी माँ की जगह कोई और औरत बैठी देखी थी। शाह, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी नफरत, तुम्हारा गुस्सा, लेकिन ये बात तुम्हारे लिए बहुत अहमियत रखती है। तुम बस एक बार मुझसे मिलो।
ٹھیک ہے، تم آج شام میرے آفس آ جاؤ، لیکن ابان کے بارے میں تم کوئی بات نہیں کرو گے۔ شاہ نے اس سے ملنے کے لیے شرط رکھی، جو لالا نے فوراً قبول کر لی۔ شام ہوتے ہی لالا اس کے آفس کے لیے نکل گیا، لیکن شاہ کے آفس کے باہر پہنچتے ہی ایک تیز ترین ٹرک اس کی طرف آیا جو اسے کچل کر آگے بڑھ گیا۔ آہستہ آہستہ لالا کی آنکھیں بند ہونے لگی، جبکہ اس کے دماغ میں نگین، ابان، غنمہ اور آمنہ کی چیخیں گونج رہی تھی۔ جلدی سے وہاں لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا۔ جب تک لالا کی سانسیں چلتی رہی، لالا نے بس اتنا ہی کہا کہ اسے شاہ سے ملنا ہے۔ اس کے آفس کے باہر اس طرح کا لالا کا اچانک ایکسیڈنٹ بہت سارے میڈیا کو اپنی طرف راغب کر گیا تھا۔ شاہ کو جیسے اس کے ایکسیڈنٹ کی خبر ملی، ہسپتال پہنچا۔ یہ سچ تھا، اسے لالا سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ وہ ابان کا باپ تھا۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو ابان کی تکلیف کی وجہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ وہ اب خواب میں بھی کبھی ابان کو تکلیف دینے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا تھا۔ ڈاکٹر نے شاہ کو کوئی امید نہ دلوائی تھی، بس خدا سے دعا کرنے کو کہا تھا۔ ایکسیڈنٹ اتنا خطرناک تھا کہ لالا کی جان بچنا مشکل تھا۔ لالا کو جتنی دیر ہوش رہا، اس نے بس اتنا ہی کہا کہ اسے شاہ سے ضروری بات کرنی ہے، اسے کچھ بتانا چاہتا ہے۔ ایسی کون سی بات ہے جو شاہ کو بتانا اتنا ضروری تھا؟ وہاں کھڑے لوگوں نے شاہ کو بس اتنا ہی بتایا کہ وہ اس سے ملنا چاہتا تھا، اس سے کوئی بات بتانا چاہتا تھا۔ ایسی کون سی بات تھی جو لالا کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی؟ پہلے نہ صحیح، لیکن اب شاہ کو یہ بات جاننے کا تجسس ضرور ہو گیا تھا، لیکن اس بارے میں وہ ابان کو کچھ بھی بتانے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ابان کے لیے کوئی بھی جھٹکا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اس کا دل کمزور ہے، اسے کوئی بھی سیریس بات نہ بتائی جائے۔ وہ سچ تھا، اب شاہ کی زندگی میں ابان کے علاوہ اور کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ اپنی تمام تر ہمت جمع کر کے آج جو وہ اپنے شہزادے سے ملنے کے لیے جا رہی تھی، وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کا سامنا کیسے کرے گی۔ کیا شاہ اس کا سامنا کرنا چاہے گا؟ کیا وہاں اسے پہچان پائے گا؟ جب وہ آخری بار اس سے ملا تھا تو صرف 10 سال کا تھا، کیا وہ اب بھی اس کا چہرہ پہچانتا ہوگا؟ کیا شاہ اپنی آنی کو آج بھی یاد کرتا ہوگا؟ نہ جانے کتنے ہی سوالوں کے ساتھ نگینہ شاہ کے آفس کی جانب چل دی تھی۔ آج ریز غنوہ اور اماں کی فلائٹ تھی۔ ملتان سے کراچی اپنا شہر چھوڑ کر دوسرے شہر جانا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، جہاں آپ نے اپنا بچپن گزارا ہو، اپنی زندگی کے خوبصورت ترین لمحات جیے ہوں۔ ریز کے دوست نے بہت کہا کہ وہ اپنا گھر بیچ دے، لیکن ریز اپنی محنت کا پہلا خریدا ہوا گھر نہیں بیچنا چاہتا تھا۔ یہ اس کی ماں کی خواہش تھی۔ ابان اور حمزہ انہیں ایئرپورٹ پر لینے آئے تھے، جبکہ شاہ بزی ہونے کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا تھا، ورنہ ابان کو خوش کرنے کے لیے وہ اس کے ساتھ یہاں بھی آنے کو تیار تھا۔ ابان غنوہ سے اسے لینے ایئرپورٹ جانا چاہتی تھی۔ ابان کی خوشی دیکھتے ہوئے اس نے اسے ایئرپورٹ لے جانے کی اجازت دے دی تھی، لیکن حمزہ کے ساتھ ابان اور غنوہ اتنے دنوں بعد ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش تھی۔ وہ لوگ پہلے اپنے فلیٹ گئے، جو کہ ریز کو تو نہیں، غنوہ کو بہت پسند آیا تھا۔ غنوہ شروع سے ہی حقیقت پسند تھی، اس کے خواب کوئی بڑے بڑے خواب نہ تھے۔ وہ ہمیشہ سے ایک سادہ زندگی گزارنا چاہتی تھی، ایک عام سا شوہر، ایک عام سا گھرانہ۔ اسے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی شہزادہ خوشیاں لے کر آئے گا، لیکن سچ تھا، اس کی زندگی میں آنے والا شخص شہزادے سے کم نہ تھا۔ اگر وہ اس کی بڑی بڑی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتا تھا تو ان کے لیے وہ اس سے وعدے بھی نہیں کرتا تھا، بس اس کے بس میں جو ہوتا وہ اس کے لیے کر دیتا، اور غنوہ اسی میں خوش تھی۔ اس نے غنوہ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ ایک عام سا شخص ہے اور ایک عام سے شخص کی طرح ہی اس کی خوشیوں کا خیال رکھے گا۔ ان کی شادی ضرور فلمی ہے، لیکن وہ اس سے کسی بھی قسم کی ہیرو پنتی کی خواہش نہ رکھے۔ شاہ لالا کے پاس رکنا چاہتا تھا اور رکتا بھی اگر آج حمزہ وہ میٹنگ اٹینڈ کر لیتا، لیکن ابان نے حمزہ کو گھر بلا لیا کیونکہ انہیں ایئرپورٹ جانا تھا۔ وہ ابان سے لالا کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں چھپانا چاہتا تھا، اس لیے میٹنگ اٹینڈ کرنا ضروری تھا، ورنہ حمزہ کو پتہ چل جاتا تو یہ بات ابان تک بھی پہنچ سکتی تھی۔ میٹنگ میں بھی اس کا دھیان لالا کی طرف ہی، آخر وہ اسے کیا بتانا چاہتا تھا؟ سر، آپ سے ملنے کوئی آیا ہے، اس کی سیکرٹری علیزہ نے آ کر بتایا۔ علیزہ، اس وقت میرا کسی سے ملنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تم منع کر دو، شاہ نے بیزاری سے کہا۔ سر، میں ضرور منع کر دیتی، لیکن وہ زبردستی اندر آ رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں اگر میں انہیں یہاں اندر نہ آنے دیا تو ٹھیک ہے، اسے بھیج دو، شاہ نے غصے سے کہا، جبکہ علیزہ اپنا صحیح منہ لے کر بیٹھ گئی، جو نہ جانے کیا کیا بتانا چاہتی تھی۔ شاہ کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، وہ جو کوئی بھی تھی اسے جلدی جلدی فارغ کرنا چاہتا تھا، اس کا ارادہ گھر جانے کا تھا، اس کا سارا دھیان اب بھی صرف اور صرف لالا پر تھا۔ جب اچانک اس کی نظر دروازے پر کھڑے وجود پر پڑی، ایک پل کے لیے اسے لگا شاید کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ وہ بے یقینی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، لیکن وہ کوئی خواب نہیں تھا۔ شاہ جیسے برف کا ہو چکا تھا، پتھریلی نظروں سے سامنے کھڑے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ بے یقینی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ان آنسوؤں کی وجہ سے سامنے کھڑا وجود دھندلا سا گیا۔ آنسو نگاہوں سے چھلکے تو وجود
दोबारा फिर से नुमाया हुआ। शाह ने आगे बढ़कर बेख्तियार उन्हें अपने सीने से लगा लिया। एक वक्त था जब शाह उनके सीने में अपना मुंह छुपाता था और आज उन्हें अपने साथ लगाए धाड़े मार मार के रो रहा था। बलक बलक कर रोता हुआ शाह आज भी 10 साल का एक बच्चा बन चुका था। यह आंसुओं का समंदर उसने 20 साल से अपने अंदर रखा था। कोमा से बाहर आने के बाद उस सबसे पहले उसी जब वजूद की तलाश में तो घर गया था, लेकिन वहां उसे कुछ न मिला और आज ये आंसू उसकी आंखों से रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अलीजा जो उस औरत को छोड़ने यहाँ आई थी, शाह को रोते देखकर वापस पलट गई। आनी, मैंने आपको बहुत ढूंढा, आपको हर जगह ढूंढा, मैं घर भी गया, वहां भी ढूंढा, कोई नहीं मिला मुझे। मैं बहुत रोया, बहुत डर लग रहा था। उन लोगों ने मामा को भी जला दिया। मामा भी बहुत रो रही थी। किसी छोटे बच्चे की तरह बोलते बोलते शाह जमीन पर बैठ गया। नगीन भी उसके साथ बैठी। जब शाह ने जमीन पर लेटते हुए अपना सर उसकी गोद में रख दिया। कितना तड़पा था वो इस लम्हे के लिए। आप क्यों चली गई थी आनी? आपको पता था ना मेरा कोई नहीं है आपके बगैर। आपको पता था आपका मगरूर नाक वाला शहजादा आपके पास आएगा। क्यों चलेगी मुझे छोड़कर? बताएं, रूठे अंदाज में कहते हुए शाह एक बार फिर से रो दिया, जबकि उसे अपने मेहरबान वजूद में समेटने लगी। नगीन भी पलक पलक कर रो रही थी। आपने कभी आपको खुद से दूर, अब मैं आपको कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। आप हमेशा मेरे पास रहेंगी, नहीं जाएंगी ना मुझे छोड़कर? उसने बेयकीनी से पूछा। जब उसका चेहरा चूमते हुए नगीन ने बेख्तियार ना में अपनी गर्दन हिलाई और शाह ने एक बार फिर से अपना सर उनके गोद में रख दिया। नहीं शाह, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, नगीन ने निगाहें चढ़ाते हुए कहा। मैंने कहा ना आनी, मैं आपकी एक बात भी नहीं सुनूंगा। आपको मेरे साथ चलना होगा। कहने को तो मेरा कोई नहीं है, मगर जिंदगी में कुछ साथियों का साथ मिला है। मेरा अजीज और जान दोस्त हमजा, जो मेरी जिंदगी के बारे में सब कुछ जानता है, आपसे मिलकर कितना खुश होगा। उसकी बीवी और एक बेटी भी है। फिर अबान, आपके शहजादे की शहजादी। वो चाहकर भी नगीन को ये नहीं बता पाया कि अबान लाला की बेटी है। वो नहीं जानता था कि उसके सामने बैठी औरत ये बात पहले से जानती है। मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत, मेरा सब कुछ। शाह ने एक ही सांस में आनी को इसकी अहमियत बताई, जिस पर वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। आपसे मिलेगी ना तो बहुत खुश हो जाएगी, वो है ही इतनी प्यारी। अब बस आप मेरे साथ चलें, अभी हमजा को फोन करके बताता हूँ कितना खुश होगा। फिर हम लाहौर भी चलेंगे, मामा की कब्र पर। मुझे तो पता भी नहीं मेरी माँ कहाँ है, लेकिन जब मुझे होश आया तो लोगों ने मुझे बताया कि तुम्हारी माँ का जनाजा पढ़ा दिया गया है। वो लोग मुझे मेरी माँ की कब्र पर ले गए। अपनी आनी को अपने दिल का हाल सुनाते हुए शाह एक बार फिर से रो दिया। शायद ये रिश्ता ही ऐसा, एक माँ के आगे औलाद हमेशा एक बच्चा ही रहती है। शायद उसके ऑफिस के वर्कर्स ने उसे कभी रोते हुए देखा था, लेकिन आज तो हर थोड़ी देर बाद ऑफिस में कोई ना कोई झांक कर उसे देख रहा था कि शायद शाह इतना कमजोर पड़ सकता है। लेकिन शाह को किसी की परवाह ना थी। उसको अगर किसी की परवाह थी तो सामने बैठी है अपनी आने की। लेकिन नगीन इस तरह से उसे बिना अपने बारे में कुछ बताए उसके साथ नहीं जा सकती थी। इसलिए उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी हकीकत बताना चाहिए, जिसे सुनते सुनते शाह के चेहरे से खून टपकने लगा। नगीन ने शाह को अपने बारे में सब कुछ बता दिया, ये भी कि वो अबान के बारे में भी सब कुछ जानती है। और उन्होंने ये भी बताया कि गन्ना उनकी बेटी है। क्या गन्ना मेरी डॉल है? मुझे पहली मुलाकात में ही समझना चाहिए था कि वो आपकी बेटी है। आपको पता है, मुझसे मिलते उसने मेरे मुंह पर तमाचा मारा। शाह को अचानक उनकी पहली मुलाकात याद आई, जो बिना उसे देखे उसके मुंह पर अपना निशान छोड़ गई थी। अब तो नहीं छोड़ूंगा मैं इसे, देखिएगा अब उसके साथ क्या करता हूँ। शाह ने एक सेकंड भी नगीन को ये महसूस नहीं होने दिया कि उसकी हकीकत जानकर शाह को धक्का लगा है। वो उसे कुर्सी पर बिठाकर अब भी खुद जमीन पर बैठा अपना सर उसकी गोद में रखे हुआ था। आनी, आपसे एक बात कहूँ, मानेगी? शाह ने तमीज बांधते हुए कहा। मेरा शहजादा जो कहेगा मानूंगी। नगीन ने उसके माथे से बाल हटाकर बोसा दिया। आनी, लाला ने जो कुछ भी किया उसमें अबान की कोई गलती नहीं है, प्लीज उसे माफ कर दे। वैसे भी लाला की बेटी होने के जुर्म में उसे बहुत सजा दे चुका हूँ। आपके शहजादा नहीं रह सकता उसके बगैर। शाह ने नजरें चुराते हुए कहा, क्योंकि दुश्मन की बेटी से इश्क करने का गुनाह वो कर चुका था। उसकी बात सुनकर नगीन मुस्कुरा दी। मैं भी तुम्हें यही बताने आई थी कि जो कुछ भी हुआ उसमें अबान की कोई गलती नहीं है। उसे सजा देना बंद करो और उसे इस रिश्ते से आजाद कर दो। आनी, मैं नहीं रह सकता उसके बगैर। शाह ने बेसाख्ता उनकी बात काटी। शाह, अपनी और उसकी उम्र देखो, कितना फर्क है तुम दोनों में। वो बच्ची है, वो तुम्हारे दिल के जज्बात को नहीं समझ पाएगी तुम्हारी फीलिंग्स को। और तुम्हें क्या लगता है जो कुछ तुम उसके साथ कर चुके हो, क्या वो तुम्हारी मोहब्बत को कबूल करेगी? आनी, मैं उससे माफी मांग चुका हूँ, हमारे बीच में सब कुछ ठीक है। शाह ने जैसे समझाना चाहा। क्या वो तुमसे मोहब्बत करती है? नगीन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। लेकिन शाह मजीद उसकी आंखों में नहीं देख सका, क्योंकि उसके सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। नगीन ठीक कहती थी,
जो कुछ अबान के साथ कर चुका था उसके बाद अबान उससे मोहब्बत करे ये तो नामुमकिन सी बात थी। मैं नहीं जानता आनी, मुझे बस ये पता है कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। शाहज़ाद शाह अबान के बगैर मर जाएगा, शाह ने कहते हुए एक बार फिर से उसकी गोद में अपना सर रखा। शाह, इस बात का फैसला तुम उस पर छोड़ दो। अगर वो तुमसे मोहब्बत करती है और अल्लाह ने उसके दिल में तुम्हारे लिए जज्बात रखे हुए हैं तो वो तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगी। और अब लेकर चलो मुझे मेरी बहू के पास, मुझे मिलना है इससे। उसके चेहरे की उदासी देखते हुए नगीन ने कहा। शाह ने अबान को जब कहा कि वो उसकी आने से मिलने की तो अबान घबरा गई। नगीन की शख्सियत कुछ ऐसी थी कि पहले मुलाकात में ही अबान को उससे जरा खौफ महसूस हुआ, लेकिन फिर वो इतने प्यार से उससे मिली कि अबान को अपनी सोच पर अफसोस हुआ। लाला ने इनकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया था, शाह को तबाह और बर्बाद किया, उसकी जिंदगी को अंधेरे की नजर कर दिया, लेकिन लाला ही की बेटी शाह को वापस रोशनियों में लेकर आई थी। नगीन अबान के चेहरे की मासूमियत में खोई हुई थी। अगर पहली नजर में चारों शाने चित हुआ था तो कुछ गलत ना था। अबान सच में बहुत हसीन और मासूम थी, लेकिन नगीन को इस बात का भी दुख था कि उसके शहजादे की जात की वजह से उस मासूम सी लड़की को इतनी तकलीफ पहुंची है। अबान उसे छोटी छोटी बातें करने लगी, फिर अचानक की बातों में उसने गन्वा का जिक्र किया। उसे बताया कि गन्वा कराची में रह रही है और कुछ दिनों बाद तो वो यहाँ पर उससे मिलने आएगी। एक पल के लिए नगीन के दिल में अपनी बेटी को देखने की ख्वाहिश पैदा हुई, लेकिन ये फिर सोच करके उसकी बेटी उसे कबूल भी करेगी या नहीं वो खामोश हो गई। अपनी तरफ से उसने शाह को ये गुड न्यूज सुनाई थी क्या वो शाह के पास नहीं बल्कि गन्वा के पास पढ़ा करेगी, लेकिन ये बात शाह को कोई ज्यादा अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो अबान के साथ वक्त गुजारने के लिए उसे पढ़ाता था। तुम उसे मना कर दो, मैं तुम्हें पढ़ाया करूंगा। शाह ने उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं, मुझे आपसे नहीं पढ़ना, आप पढ़ाते कम घूरते ज्यादा हो और वैसे भी मुझे आपकी समझ नहीं आती, मेरी आप ही खुद मुझे पढ़ाया करेंगी। अबान ने फैसला सुनाया और साथ ही नगीन की राय भी जाननी चाहिए। उसका मकसद नगीन को अपनी साइड करने का था ताकि वो शाह को डांटे। क्यों? वो शाह की आनी, क्योंकि वो शाह की आनी थी। वो शाह को कुछ भी कह सकती थी और शाह आगे से कुछ बोल भी नहीं सकता था, इसलिए उसने नगीन को अपनी टीम में करने का फैसला किया और उसको पटाने के लिए प्लानिंग भी शुरू कर दी जो नगीन और शाह दोनों ही समझ चुके थे। आने बताएं ना, आपको खाने में क्या पसंद है? अबान ने ये सवाल कोई 16 बार पूछा था, जिसका जवाब नगीन सादगी से देती वो कि वो सब कुछ खा लेती है, उसको कोई खास पसंद नहीं। मगर ये जवाब अबान को कुछ पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए वो बार बार पूछ रही थी। आनी, अब मैं आपके साथ आपके वाले रूम में सोया करूंगी। उसने बड़ी मासूमियत से शाह के सर पर धमाका किया था। नहीं, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें आने के पास सोने की, तुम मेरे साथ मेरे कमरे में सोया करोगी, मुझे तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती। शाह ने बेबाकी के सारे रिकॉर्ड तोड़े, जिस पर नगीन ने उसे घूर कर देखा। क्यों मेरे बगैर नींद क्यों नहीं आती? मैं आपको लोरियां सुनाकर सुलाती हूँ। अबान ने भी आज चुप न रहने का फैसला किया था। आज क्या, उसने तो काफी दिनों से चुप न रहने का फैसला किया हुआ था। अबान, फजूल बोलने की जरूरत नहीं है, जो मैंने कहा है तुम वो करोगे। शाह ने खा जाने वाली नजरों से उसे देखा। अबान का मुंह बन गया, जिस पर नगीन बोल उठी, तुमने सुना नहीं मेरी बेटी ने क्या कहा? ये कुछ दिन मेरे साथ सोएगी, बाद में तुम्हारे कमरे में वापस आ जाएगी। नगीन ने उसे अपने साथ लगाते हुए कहा, जिस पर अबान ने उसे अपने छोटे से हाथ का अंगूठा दिखाया, यानी कि वो नगीन को पटाने में कामयाब हो चुकी थी। अब बेचारे शाह को क्या होगा जिसे अबान के बगैर अब बेचारे शाह का क्या होगा जिसे अबान के बगैर नींद ही नहीं आती थी। शाह ने बकायदा रूम में आकर उसे समझाया कि वो उसके साथ उसके रूम में सोएगी, लेकिन अबान तो अबान थी, उस पर न शाह के समझाने का कोई असर हुआ और न ही सख्त नजरों से घूरने का। शाम होते ही अबान बड़े मजे से नगीन के कमरे में घुस गई और फिर उसने अपनी शक्ल न दिखाई। पहले तो शाह कमाले ज़ब्त का मुजाहिरा करते हुए अपने कमरे में आकर लेट गया, लेकिन कुछ ही देर में उसे कमी महसूस होने लगी। तकरीबन 11:30 बजे के करीब उठा और नगीन के कमरे में आया, जहाँ उसकी प्यारी सी बीवी बड़े आराम से नगीन के गिर्द अपने बाजू हेड के मजे की नींद ले रही थी। मेरी नींद की हराम करके खुद कैसे मजे से सो रही है। वो एहतियात से उसके करीब आया और सबसे पहले उसका बाजू जो नगीन के गिर्द था उससे अलग किया और फिर बिना कोई आवाज पैदा किए उसे अपनी बाहों में उठाया और आहिस्ता से उसे लेकर अपने कमरे में आ गया। इस दौरान उसने इतनी एहतियात बरती कि अबान की आंख न खुले कि कहीं उसकी नींद खराब ना हो जाए। कमरे में लाकर उसकी साइड पर लिटाया और खुद अपनी तरफ आ गया, फिर मुस्कुराया क्योंकि अब उसे भी सुकून से नींद आने वाली थी। हमजा, आपने मुझसे वादा किया था, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप अभी और इसी वक्त मुझे अबान के पास छोड़कर ही ऑफिस जाएंगे, वरना मैं आपको ऑफिस नहीं जाने दूंगी। आराध्या, यार समझने की कोशिश करो, अगर मैं वहाँ पहले गया तो बहुत देर हो जाएगी। हमजा को ऑफिस के लिए जल्दी निकलना था, जबकि वो आराध्या से उसे अबान के घर छोड़ने का वादा कर चुका था। आयशा ने उसे ऑफिस आने का कहा था क्योंकि उसे उसकी आनी मिल गई थी। हमजा का भी इरादा शाम में उसकी तरफ जाने का था और शाह के ऑफिस में न होने की वजह से आज उसका ऑफिस जाना भी जरूरी था। अब आराध्या उससे जिद कर रही थी कि वो उससे सुबह ही अबान की तरफ छोड़कर जाए। आराध्या, मैं जल्दी आ जाऊंगा, हम साथ चलेंगे। उसने एक आखिरी कोशिश की उसे समझाने की, क्योंकि वो उससे नाराज हो रही थी। कितना जल्दी? आराध्या ने हार मानते हुए पूछा, जिस पर हमजा मुस्कुराया। मैं 3 बजे तक आ जाऊंगा, पक्का वादा।
तब तक तुम तैयार रहना। हमजा ने उसे मानते देखकर जल्दी से कहा, ठीक है, मगर अब वादा खिलाफी की ना तो? आराध्या ने उंगली उठाकर उसे कुछ बावर करवाना चाहा। जी जी बिल्कुल, कोई वादा खिलाफी नहीं होगी, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा, तुम तैयार रहना। उसे मना कर वो वापस अपने ऑफिस चला गया, ये जाने बगैर कि जिस आदमी से मिलने के लिए वो इतनी एक्साइटेड हो रही है वो और कोई नहीं बल्कि नगीन है। सुबह बांध की आंख खुली तो उसने अपने आप को शाह की बाहों में कैद पाया। पहले तो उसे कुछ समझ ना आया, वो भी आराम से उसके साथ लेटी रही। फिर थोड़ी देर के बाद उसे याद आया, ये तो आनी के कमरे में सोई थी, तो यहाँ कैसे आई? फिर उसने अपने साथ सोए वजूद की तरफ देखा। मैंने सोच भी कैसे लिया कि शाहजहां शायद इतनी जल्दी हार मान लेंगे। अबान ने सोचते हुए उसके पूरे चेहरे का एक्सरे किया। अभी उसे देख ही रही थी कि आवाज आई, रात तुमने फिर से एक गलती किया, तुम्हें पता है मैं एक ही बार माफ करता हूँ, शाह ने कहते उसे मजीद अपनी बाहों में जकड़ा। शाह क्या कर रहे हैं, छोड़े मुझे। वो उसकी बाहों में मुकम्मल कैद होकर रह गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि शायद जाग रहा होगा। अच्छा क्या कर रहा हूँ, और जो तुमने किया उसका क्या? शाह ने आंखों में मसनूई गुस्सा सजाकर उसे डराना चाहा।